ज़नारा अदरीस बेटा आवाज आ रही है? मुजम्मिल हुसैन, मुजम्मिल हुसैन, बेटा आवाज आ रही है? प्लीज रिस्पॉन्ड। शान अजीज, कोई बच्चा रिस्पॉन्स दे। यस सर, आ रही है। यस आवाज आ सर। रही है? स्क्रीन भी बेटा आ रही है? यस सर। यस यस सर। चलें, थैंक यू सो मच। नाउ वी विल कंटिन्यू। बेटा वो थोड़ी सी नमाज ब्रेक ली थी, माजरत। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी नमाज पढ़ ली होगी। Bismillahirrahmanirrahim. So we discussed in our previous lecture that homology modeling, threading, homology modeling and 6 basic steps of homology modeling. That was model selection, then template selection, alignment and refinement, model generation, and now we are on model evaluation. The final homology modeling has step of homology modeling is to evaluate the predicted structure and also to cross verify the structural features of the predicted structure on the basis of their physiochemical properties and rules. This involves all the angles like phi angle, psi angle, chiral angles, bond lengths, contacts, clashes, and everything in the structure should be critically analyzed and evaluated on the basis of threshold values, so we can rely on the structure. If structure has irregularities or problems or any region there or a big portion of loops or a big portion of, you can say, errors or rotamers, then you have to think about the structure again. So ProCheck, you know the ProCheck software. How many of you just use the ProCheck WhatIf for any evaluation tools? Shan Aziz, please unmute your mic. Did you guys predict the three-dimensional structure? यस सर। With which software? सर वो कोई और टूल था, वो ऑनलाइन ही किया था। Okay. Aisha Makbul 16837. Aisha Makbul 16837. Okay. Mariam Kasmi 16826. Mariam Kasmi. बेटा किया था आप लोगों ने स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट किस टूल से किया था? सर स्विस मॉडल से किया था। स्विस मॉडल से किया था। स्विस मॉडल का ड्रॉबैक पता है आपको? इसके अलावा नहीं किया आप लोगों ने किसी टूल के साथ? सर आप इसके लोग अलावा मॉडलर पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स किया था और मॉडलर पे एचएच किया प्रेड था? पे। एच प्रेड पे किसने करवाया? सर वो आपने कैसे करवाया। आपने करवाया? सॉरी, मतलब पिछले सेमेस्टर्स में आपने किया हुआ है? बेटा आप कौन हो? यस सर। कौन है ये अभी बच्ची जो बोल रही है? यस सर। बेटा आपसे तो मैं पूछा ही नहीं, मैं शान अजीज से पूछ रहा हूँ। जिससे पूछा जाए यस वही सर। जवाब दे। शान अजीज बेटा एच प्रेड और मॉडलर किया हुआ है यूज आप लोगों ने? यस सर, वो हमने जो क्लास ली थी ना प्रैक्टिकल की, उसके अंदर हमने किया था एचएच प्रेड। किस सेमेस्टर में? किस सेमेस्टर में? सर इसी सेमेस्टर में मेरे ख्याल से। ख्याल ना बताओ यार, क्लियर बताओ। सर इसी में किया था मेरे ख्याल। अच्छा अच्छा, तो आप लोगों को मतलब आता है एच सर प्रेड इसके और? अंदर आपने जी जी, एचएच प्रेड में आपने की दी थी जो मैंने करवाया हमने था यूज एच की प्रेड। थी। यस सर। अच्छा, मॉडलर भी करवाया हुआ है आपको? मॉडलर का नहीं याद सर, स्विस अच्छा, पोर्ट का याद सर, स्विस मॉडल। स्विस मॉडल मैंने नहीं करवाया क्योंकि मैं स्विस मॉडल करवाता ही नहीं हूँ, उसमें ड्रॉबैक्स हैं। एनी हाउ, जी काशिफ सलीम। सर आपने एच प्रेड और स्विस मॉडल दोनों करवाए थे और उन दोनों से प्रोटीन आपने कहा था डाउनलोड करके उनकी सिमिलैरिटी चेक कर दी है, कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है? तो मैंने आपको ये भी आप बताया होगा कि स्विस मॉडल का ड्रॉबैक क्या है। यस सर,
सर वो हाँ जी, दरमियान में से कोई स्ट्रक्चर स्किप कर हाँ देता है, जी, इस वजह से वो अमाइनो प्रॉपर एसिड, रिजल्ट नहीं देगा। यस बिल्कुल। सर। समरा जी बेटा, समरा 16 सर जी मैंने बेटा, भी जी सर बेटा। यही बताना था कि अच्छा आपने दोनों करवाए थे और फिर उसको दोनों की पीडीबी फाइल डाउनलोड करके ना हमने काइमेरा में व्यू किया था, अच्छा अच्छा, फिर थैंक यू उससे बेटा। हमें डिफरेंस पता चला है। बेटा मॉडलर भी हमने करना था और बहुत सारे टूल्स करने थे, लेकिन ये पेंडेमिक ने हमें बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है। मैं कोशिश करूंगा इस पे इंशाल्लाह को हम इसको प्रिडिक्ट कर सकें। तो इसका मतलब फिर आपने वैल्यूएशन टूल्स भी नहीं किए होंगे। So we have different evaluation tools like ProCheck, WhatIf, Anolia, Verify 3D, Erart, Rampage, Mall Probability, WhatCheck, and many more. So ProCheck is a program that is able to analyze the general physiochemical properties, characteristics, and parameters of predicted three-dimensional structure, including phi and psi angles, bond length, bond angle, clashes, and contacts, etc. So you can use this ProCheck software and then you can have a Ramachandran plot. I hope you guys have a look to the Ramachandran plot. I will try to summarize this in next lecture, or will show you the Ramachandran plot and we will discuss. And there is another software known as WhatIf that analyze the protein and function of the protein, including the collisions of the protein, their axes of the protein, symmetric axes of the proteins, bond angles, bond length. Then we have another software, Erart, that analyze the overall quality factor of the protein. So every software has their own drawbacks and benefits. So you have to use many software for this to analyze the predicted structure. So after that, we will jump on threading, and it is also known as fold recognition method. In this method, we just predict the structural folds of unknown protein by fitting the sequence into a structural database and select the okay, and select the best fitting folds for that one. The comparison emphasizes matching of secondary structure in threading or fold recognition. First, we have to predict the secondary structure of the protein, and then we will jump on the tertiary structure of the protein. In secondary structure, as you guys know, that we have I have a slide for you, I think. Yes, here there are different levels of protein structures. If you have linear amino acid sequence, it is known as primary protein structure. If you have in secondary structure, we have alpha helices, beta sheets, turns, and loops. In tertiary structures, we have a specific three-dimensional conformation. In quaternary structure, we have more than one polypeptide, sometimes tetramer, dimer. And in quinary structure, you have to find what is quinary structure. I remember I told you what is quinary structure. So all of you just have to recall this concept first. In threading, we first have to analyze the predict the secondary structure, and then we predict the tertiary structure of the protein. There are two different algorithms used in threading or fold recognition method, that is pairwise energy based and profile based. I hope you guys studied about that. Shanaziz, Yes, sir. you guys studied about pairwise energy method and No, sir. no? यार ये तो बेसिक मेथड्स हैं, ये तो पहले दूसरे सेमेस्टर में ही पढ़ा देते हैं। सर ये वाला तो नहीं पढ़ा हमने, या पक्की शायद बात है? हमें याद नहीं है। हमें क्या, बाकी मतलब अपनी बात करो, हमें में सबको ना लपेटो सर यार। मुझे ये नहीं पता। सर ये नहीं पढ़ा हुआ। नहीं पढ़ा हुआ जी? काशिफ सलीम पढ़ा हुआ है? नो सर, नहीं पढ़ा हुआ। पक्की बात है यार, ये तो यस जुल्म सर। है ना फिर। चलो मैं ना इसको कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझा सकूं इंशाल्लाह ताला। पेयर वाइज अलाइनमेंट पढ़ी है सर, एनर्जी मेथड नहीं पढ़ा। अच्छा, पेयर वाइज अलाइनमेंट में क्या होता है? सर वो मतलब दो मेथड हम यूज करते हैं अलाइनमेंट के लिए सर, उसमें वो पेयर्स को कंपेयर करते हैं। कौन से पेयर्स को? थोड़ा सा और डिफाइन सर करो ना। सर वो मैंने थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा सर लेक्चर, वो अच्छा अच्छा, मतलब पढ़ा हुआ मुझे कंसेप्ट है सर। चलें जी, हम पेयर वाइज एनर्जी मेथड को समराइज करते हैं। ये एक मेथड है जिसके अंदर जो प्रोटीन की सीक्वेंस है उसको सर्च किया जाता है और उसके जो स्ट्रक्चरल फोल्ड्स अवेलेबल हैं डेटाबेस के अंदर उनको मैच किया जाता है या अलाइन करवाया जाता है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फोल्डिंग के साथ, जिसके साथ हम, ये किसने हाथ खड़ा किया जी बेटा?
फातिमा? पेयर वाइज अलाइनमेंट हमने बायोइन्फॉर्मेटिक्स 2 में पढ़ी थी, ग्लोबल अलाइनमेंट, लोकल अलाइनमेंट उसमें पढ़ी थी सर। अच्छा अच्छा, चलें, वेरी गुड। हु इज द सेकंड वन जिसका हाथ खड़ा है? फातिमा के अलावा किसका हाथ खड़ा है जनाब? समर आपका है बेटा? चलें, यानी हाउ, बैक टू द पॉइंट। क्या बात कर रहे थे हम? पेयर वाइज एनर्जी मेथड। सो पेयर वाइज एनर्जी मेथड एक मेथड है जिसमें प्रोटीन की जो सीक्वेंस है उसको सर्च करवाया जाता है अगेंस्ट एक स्ट्रक्चरल फोल्ड डेटाबेस, ऐसी डेटाबेस जिसमें बहुत सारे फोल्ड्स पड़े हुए हैं। फोल्ड्स का मतलब है छोटे छोटे थ्रेड्स और पैचेस पड़े हुए हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के, उसके अगेंस्ट प्रोटीन को सर्च करवाया जाता है, टारगेट प्रोटीन को, और उन सब स्ट्रक्चर फोल्ड्स को एक एनर्जी मेथड के जरिए उनकी एनर्जी कैलकुलेट की हुई होती है। एक ऐसी लाइब्रेरी मौजूद है जिसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स और थ्रेड्स मौजूद हैं और हर थ्रेड की एक स्पेसिफिक एनर्जी कैलकुलेट की हुई है एक स्पेसिफिक फार्मूले के साथ। तो जो प्रोटीन आपकी टेम्पलेट प्रोटीन है, जब आपने उसको अलाइन करवाना है या सर्च करवाना है उस लाइब्रेरी के अगेंस्ट, तो आपको उस एनर्जी के अगेंस्ट सर्च करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। और जो इसका प्रोसीजर है, इसके अंदर जो अलाइनमेंट है क्यूरी सीक्वेंस की, वो लाजमन होती है उस पूरी की पूरी लाइब्रेरी के फोल्ड्स के अगेंस्ट। समझ आई बेटा? मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ इसको। एक आपके पास लाइब्रेरी मौजूद है, उस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फोल्ड्स या थ्रेड्स पड़े हुए हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर के, 20 अमाइनो एसिड का, 30, 50, 100, 10, 20, 5, किसी भी डिफरेंट लेंथ के, और उनकी एनर्जी कैलकुलेट की हुई है एक स्पेसिफिक फार्मूले के तहत। जो आपकी टेम्पलेट सीक्वेंस है उसको आपने अलाइन करवाना है, सर्च करवाना है उस पूरी की पूरी डेटाबेस के अगेंस्ट, जैसे कि आप होमोलॉजी मॉडलिंग में करते हो, पीडीबी के अगेंस्ट उसको सर्च करवाते हो। लेकिन उस केस में क्या होता है, सिर्फ एक टेम्पलेट निकाला जाता है, इस केस में बहुत सारे फोल्ड्स को निकाल लिया जाता है। ठीक है। तो लोकल अलाइनमेंट, उसने कहा लोकल अलाइनमेंट इज ऑफन एडजस्टेड टू गेट लोअर एनर्जी एंड दस बेटर फिटिंग। The next step is to build a crude model for the target sequence by replacing aligned residues in the template structure with the corresponding residue in the query. और जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आप एनर्जी की बेसिस के ऊपर या एनर्जी टर्म्स के ऊपर जो आपका रॉ मॉडल है वो जनरेट करवाओगे, जिसके अंदर आप वो रेजिड्यूज इस्तेमाल करोगे जो इंट्रैक्शन शो करेंगे और इंट्रैक्शनल एनर्जी देंगे, सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रोफोबिक एनर्जी देंगे जो ऑलरेडी अवेलेबल है लाइब्रेरी के अंदर। अगर हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो जो लाइब्रेरी के अंदर फोल्ड पड़े हुए हैं उस फोल्ड की जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उनको यूटिलाइज करते हुए हमने अपनी जो प्रोटीन है उसको अलाइन करवाना है और तब और बाद में उन फोल्ड्स को यूज करके स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करवाना है। Finally, the model are ranked based on the energy terms to find the lowest energy fold. जी काशिफ। सर हमने सिमिलर स्ट्रक्चर फाइंड कर लिया, मतलब फोल्ड सर, उसके हमने एक कैलकुलेटेड एनर्जी भी फाइंड कर लिया, मतलब जो मोस्ट सिमिलर है। तो सर स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन फिर कैसे करवाएंगे? स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन में सपोज आपके पास 50 फोल्ड्स आए, आपकी प्रोटीन थी 1 से 100 अमाइनो एसिड की, और उन 100 अमाइनो एसिड के लिए मिसाल के तौर पे आपने 50 फोल्ड्स निकाले, और अब या थ्रेड्स कह लें या फोल्ड्स कह लें, थ्रेड्स कह लेते हैं। अब हर थ्रेड की डिफरेंट एनर्जी है। ठीक है। अब आपका एक अमाइनो एसिड नंबर 7 से लेके अमाइनो एसिड 14 तक 3 फोल्ड आ रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो एक की एनर्जी 10 है, एक की 6 है, एक की 8 है, तो आपको इसकी लोगे जिसकी एनर्जी सबसे अच्छी होगी 10 वाले की। तो इसी तरह फिर आप उसको स्क्रूटनाइज करके कम कर लोगे और फिर यूज करोगे और फिर उसको इस्तेमाल करते हुए स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करेंगे। सर ये फिर एंड पे सारे स्ट्रक्चर कलेक्टिवली अलाइन करने। हाँ जी। उसके बाद आप सपोज 50 से अब आपके पास 10 रह गए हैं या 15 रह गए हैं, उन 15 के स्ट्रक्चर्स को आपने यूज करके अपने वाला स्ट्रक्चर बनाना है। ये एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये काम सारा टूल्स ही करते हैं। आप जो थ्रेडिंग का टूल यूज करोगे ना वो ये काम सब कुछ करेगा, लेकिन आपको बैकएंड पे पता होना चाहिए ये कैसे काम कर रहा है। ओके सर, थैंक यू। फिर आपके पास आ जाता है प्रोफाइल मेथड। प्रोफाइल मेथड में आपने PSSM पढ़ा हुआ है, पॉइंट क्या होता था वो, एक PSSM स्पेसिफिक मेथड, स्पेसिफिक स्कोरिंग मेथड, पॉइंट स्पेसिफिक स्कोरिंग मेथड एज आई रिमेंबर, PSSM। एक उसमें एक स्पेसिफिक प्रोफाइल बना ली जाती थी जिसको यूज किया जाता था।
इसमें भी यही है, एक प्रोफाइल जनरेट कर ली जाती है जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोटीन्स हैं उसकी, जो कि अवेलेबल स्ट्रक्चर्स जो मौजूद हैं उनको यूज करते हुए एक स्पेसिफिक प्रोफाइल बना ली जाती है। जैसे पहले वाले में हमने एनर्जी की बेस पे किया था, इसमें हम प्रोफाइल की बेस पे करेंगे। एक स्पेसिफिक प्रोफाइल बना दी जाती है और उस प्रोफाइल को फिर यूज किया जाता है स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए। और कैसे किया जाता है, उसको सुपर इम्पोज करके देखा जाता है स्ट्रक्चर की अलाइनमेंट सीक्वेंस के ऊपर, टारगेट सीक्वेंस के ऊपर सुपर इम्पोज करके देखा जाता है और प्रेडिक्टेड स्ट्रक्चर के ऊपर भी सुपर इम्पोज करके देखा जाता है, और फिर जो बेस्ट प्रोफाइल बनती है उसके हिसाब से वो स्ट्रक्चर निकाल लिया जाता है। The profile contains scores that describe the propensity of each of the 20 amino acid, कौन से अमाइनो एसिड के कितने आने के चांसेस है ये भी उसमें उस प्रोफाइल में मेंशन होता है। शायद लास्ट टाइम हमने प्रोपेंसिटी पढ़ी थी चाउ फेसमैन मेथड में, तो यही प्रोपेंसिटी इसी इधर हम उसी हिसाब से लेंगे, उसी कंसेप्ट में लेंगे। तो जो हमारे पास प्रेडिक्टेड इंफॉर्मेशन होगी उसके कंपैरिजन में हम जो हमारे पास प्रोफाइल होगी उसको यूटिलाइज करते हुए उन फोल्ड्स को यूज करेंगे जिनकी ज्यादा प्रोपेंसिटी आएगी प्रोफाइल के अंदर, और फिर स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करवाया जाएगा। थ्रेडिंग एंड फोल्ड रिकॉग्निशन assesses the compatibility of an amino acid sequence with the known structure in the fold library. If the protein fold to be predicted does not exist in the fold library, the method will fail. मेथड कैसे फेल होगा? अगर लाइब्रेरी के अंदर वो आपको फोल्ड नहीं मिला, बेशक वो आप एनर्जी बेस्ड मेथड लगा रहे हैं या आप प्रोफाइल बेस्ड मेथड लगा रहे हैं, अगर वो फोल्ड नहीं मौजूद, सपोज 1 से 100 अमाइनो एसिड की प्रोटीन है और आपके पास पहले 50 अमाइनो एसिड के लिए फोल्ड ही कोई नहीं मिला, कोई ऐसा थ्रेड ही नहीं मिला जो उस जगह पे जाके उसको हेल्प आउट करे, तो ये वाली अप्रोच जो है ये काम नहीं आएगी। थ्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे टूल हैं जिसमें रोबेटा और रोसेटा भी शामिल है और वो भी शामिल है, आईटसर भी शामिल है, तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रोटीन के ऊपर। एब इनिशियो मेथड ये बिल्कुल स्क्रैच से निकलता है। एब इनिशियो यहाँ पे टैलिक होना चाहिए था। आपको पता है एब इनिशियो को टैलिक क्यों लिखते हैं? एनीवन? जी काशिफ। वो तेरी क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज से कोई भी हम लफ्ज जब लेते हैं तो टैलिक लिखते हैं उसको सर मारिया गुल मेंशन करने। सर क्योंकि ग्रीक वर्ड लैटिन वर्ड है शायद, इसलिए हम लोगों ने इसको, शायद नहीं लैटिन वर्ड है इसलिए हम लोग इसको एब इनिशियो को इस तरह से लिखते हैं, और जब भी हम कोई फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड यूज करते हैं तब उसको हम लोग इसी तरह से लिखते हैं। शान अजीज डायमेंशन चेंज। यस सर, ये लैटिन वर्ड है जिसे हम यूज करते हैं, इसलिए हम इसे टैलिक्स में लिखते हैं। अगर कोई भी किसी और लैंग्वेज से हम लिखेंगे तो वो टैलिक्स में लिखेंगे। वेरी गुड यार शान अजीज, पढ़ने लग गए हो, खुशी हुई जानकर। वेरी गुड बेटा। पहले भी पढ़ता था। अच्छा, क्लास में नहीं पढ़ते थे फिर शायद आप पहले? चलो बहुत अच्छी बात है। घर आके पढ़ता। घर आके कितने पढ़ना, जो तू साढ़े को लेक्चर ही नहीं सुनना, घर आके कितने पढ़ना वा? सर मैंने सारे लेक्चर लिए। ठीक है बेटा, हमें याद है, इतने भी डल माइंडेड नहीं कि याद ना हो कि शान अजीज गिटार बजा रहा होता था कमरा नंबर 113 में। ठीक है ना? चलो वेरी गुड। एब इनिशियो में फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज देखी सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं अमाइनो एसिड्स की। जब आपके पास सिमिलरिटी बहुत ज्यादा कम हो, लेस देन 10% हो, कोई फोल्ड ना मिले, कोई होमोलॉजी मॉडलिंग वाला टेम्पलेट ना मिले, तो एब इनिशियो पे जंप कर जाते हैं। एब इनिशियो में क्या होता है? एब इनिशियो में इन एक्चुअल स्क्रैच से शुरू किया जाता है। जो अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड मौजूद है, हर अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता है। एलानिन का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, प्रोलीन का एक स्ट्रक्चर है, आइसोल्यूसिन का एक स्ट्रक्चर है। उन तमाम स्ट्रक्चर्स को इकट्ठा करके उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए उन्हें आपस में अलाइन किया जाता है। इधर भी यही लिखा हुआ है, when no suitable structure templates can be found, ab initio methods can be used to predict the protein structures from the sequence information only. As the name suggests, the ab initio prediction method attempts to produce all item protein model based on sequence information along with the aid of known protein structures. In start, I remember we guys just discussed that it is the only physical based method. First two was knowledge based method, and we just clarify what is the knowledge based method. Protein folding is modeled based on global free energy minimization. The protein folding problem has not yet been solved, so that's why we still used ab initio method, and it is a successful method.
for the prediction of three-dimensional structure of protein when you have very less similarity. So we already discussed this slide. Now we have method of protein structure prediction. Okay, we have experimental methods and computational methods. In experimental methods, we have X-ray crystallography, NMR spectroscopy, and cryo-electron microscopy. But for computational methods, we have homology modeling, for fold recognition, and ab initio that we already discussed. If the experimental methods depends on experimental data, however, computational methods depends on physical principles and the knowledge-based methods. You can see the arrow here, accuracy arrow. In computational methods, we have less accuracy, and the least accuracy we have in ab initio. Then we have fold recognition, and homology modeling has much more better accuracy as compared to two methods. And in X-ray crystallography, from all the methods, we have the best accuracy. Computational cost will be lower down in these cases if, as this arrow depicts that ab initio is the most cheapest one and homology modeling is bit costly as compared to these two. And again, this arrow just depicts that the dependency of these three approaches on PDB. Experimental protein structure determination from X-ray crystallography, it is not much, it is most accurate. In vitro analysis, it needs crystals. Okay, we have $100,000 to $200,000 per structure for this, time consuming and expensive. Not nowadays, it's not much expensive. It's almost 50,000 maybe, or depends on the size of the amino acid. Then we have NMR. It is fairly accurate. It is in vivo. What is the difference between in vitro and in vivo? Anyone wants to share? काशिफ सलीम, बाकियों को भी यार मौका दिया करो, या बाकी हाथ ही नहीं खड़ा करते हैं जी। काशिफ सलीम सर, इन विवो होता है जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर करते हैं, इन विट्रो जो टेस्ट ट्यूब में करते हैं। ओके, शान अजीज। यस सर, यही है। ये तुमने यही कहने के लिए हाथ खड़ा करते हो? यस सर, यही है। सर मतलब यही कि इन विट्रो जो है वो हम ट्यूब्स के अंदर करते हैं और इन विवो जो है वो मुजम्मिल हुसैन। सर इन विट्रो यही ग्लास सर्किटरी टेस्ट ट्यूब वगैरह में, और जो सर दूसरा है वो इसके ऑपोजिट होता है। रूज ज़हरा। सर जो इन विट्रो है वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये केमिकल ड्रग्स और लिक्विड्स, बायोलॉजिकल लिक्विड्स में। इसकी एग्जांपल में एनएमआर। और इन विवो? सर जो इन विवो है वो कंप्यूटेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में होते हैं। रियली? रिवाइज द कांसेप्ट बेटा। रुकैया शफीक। सर इन विवो में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर करते हैं, और इन विट्रो में हम ऑर्गेनिजम्स का कोई एक सेल लेते हैं और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं लैब में। मतलब डायरेक्ट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर नहीं करते। ओके, वेरी गुड। सो एनएमआर में हमें क्रिस्टल्स की जरूरत नहीं होती क्योंकि सॉल्यूशन स्ट्रक्चर होता है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। एनएमआर जो है वो बड़ी जो अमीनो एसिड होते हैं, ज्यादा अमीनो एसिड वाली प्रोटीन्स के ऊपर अप्लाई इतनी आसानी से नहीं होता, और अगर आपका सॉल्यूशन स्ट्रक्चर सही, सॉल्यूशन नहीं बना प्रोटीन का सही, तो आपको स्ट्रक्चर्स में भी उतनी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है उसकी रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा कम होती है और वो इतनी जल्दी ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता स्ट्रक्चर। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया ओके, ओवरऑल हाउ वी कैन समराइज दिस कंसेप्ट। इफ यू हैव अ प्रोटीन स्ट्रक्चर सीक्वेंस, जस्ट फॉलो द कर्सर एंड द एरोज। Protein sequence, first you have to search the sequence in databases, different databases like PDB. If the structure is available, X-ray structure or NMR structure, then you don't need to predict the structure. And if not available, then the next step will be multiple sequence alignment or searching of template in actual. If you will get now you are know the similarity thresholds of the target and template sequence. If the similarity is more than 60%, then you will jump on homology modeling and you will just take the homologs from PDB.
you will use the homology modeling approach and predict the structure. And if there is no homologs in PDB, like if the similarity is very less, then we will move to the secondary structure prediction. As you know, for threading and fold recognition, we just first have to predict the secondary structure. After secondary structure prediction, we will jump on fold recognition, and then we will go on predicted folds. If we have good predicted folds, we will move to sequence structure alignment, modeling, and structure prediction. And if we will not get any fold as we discussed, then we will move to ab initio structure prediction and then 3-dimensional structure prediction. So you have an activity. Okay, you have an activity. कभी किसी ने सरप्राइज टेस्ट का याद है आप लोगों को? बताएं जी, शाहनज़ीर सरप्राइज टेस्ट किसे कहते हैं? कोई बच्चा बताएगा सरप्राइज टेस्ट किसे कहते हैं? सर एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। वो टेस्ट जो टीचर बताए बगैर ले ले। बिल्कुल। तो अब आपको मिल गई है सरप्राइज एक्टिविटी। ये एक्टिविटी में आपने क्या करना है, आपने 10 टूल्स। जी मुजम्मिल हुसैन, आप कुछ कहना चाह रहे हो? जी जी सर, यही सरप्राइज के बारे में कहना था कि सरप्राइज टेस्ट यही होता है कि जिस तरह स्टूडेंट सरप्राइज क्लास में टेस्ट बैठे होता है कि हाँ, जब मास्टर का लेक्चर ना तैयार हो और मास्टर आके चलो ये टेस्ट दो, मास्टर आ जाए तो मास्टर कह दे चलो भी उन्हें सवाल है तो लिखो भाई। तो ये सरप्राइज एक्टिविटी है जी आपकी। आप लोगों ने पांच नहीं, आपने एक टेबल बनाना है आप लोगों ने। उसमें आपने 10 टूल्स के नाम लिखने हैं, जो 10 टूल्स जो होमोलॉजी मॉडलिंग के लिए हो, 10 टूल्स जो हैं वो थ्रेडिंग के लिए, और 10 टूल्स एब इनिशियो के। ठीक है बेटा। और आपने ये टेबल जो है ये परसों सुबह 7 बजे से पहले, परसों मतलब ट्यूसडे सुबह 7 बजे से पहले अपने अपने CR और GR को CC करना है और मुझे ईमेल करना है। CR GR को सिर्फ भेजना है, मुझे नहीं भेजना। Then CR GL will compile the data and then let me know. शाहनज़ीर सर ये टूल्स के सिर्फ नाम लिखने हैं? जी बेटा, वो इंटरनेट चला गया था, मुझे पता नहीं चला। अच्छा बेटा कोई बात नहीं। इन तमाम टूल्स के नाम लिखने हैं, 10 होमोलॉजी मॉडलिंग के, 10 थ्रेडिंग के, 10 एब इनिशियो के, और सिर्फ एक पेज का टेबल होगा, उसमें कोई ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं होंगी। और वो एक पेज आप अपने CR या GR को ईमेल कर देंगे विद योर नेम एंड योर रोल नंबर। और जिसने ईमेल्स जो हैं वो मैच्योर तरीके से या प्रोफेशनली ना की, उसकी असाइनमेंट कंसीडर नहीं होगी। और आपने कोई एक प्रोटीन देख लेनी है, एक लाइन में वहां पे उसका नाम लिख देना है और बता देना है कि उसका स्ट्रक्चर PDB में मौजूद है कि नहीं मौजूद। ठीक है बेटा, ये आपका एक्टिविटी थी जो आपने परफॉर्म करनी है 24 घंटे के अंदर, जो स्पेसिफिक टाइम आपको दिया है। ये कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं नीचे, अगर आप इनसे कंसल्ट करना चाहें जो आज हमने पढ़ा है। ठीक है, एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे का कोई सवाल हो? सर टेबल हैंड रिटन बनाना है ना? बेटा हैंड रिटन बना ले, कंप्यूटर पे बना लें, आपकी मर्जी है, नो इशू। जी बेटा अरूज ज़हरा। सर ये अरूज ज़हरा। सर यस सर। जी बेटा आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, मैं कह रहा हूँ यस मैम। सर मैंने नहीं किया। काशिफ सलीम। सर मैंने किया। काशिफ यस सलीम। सर, यस सर। सर मैं पूछ रहा था कि सर ये जो हमारे पास PDB पे यूनिप्रोट पे सर स्ट्रक्चर प्रीडिक्टेड होते हैं सर, सर ये सर इसी से अब इनिशियो से प्रीडिक्ट करते हैं या सर डिफरेंट टेक्निक से? जो यूनिप्रोट पे पड़े हुए हैं स्ट्रक्चर सेक्शन में, वो NMR या एक्सेल क्रिस्टलोग्राफिक से हुए हैं। ओके सर, क्या वहाँ पे सर कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर अपलोड कर सकते हैं? नहीं, वहाँ पे नहीं कर सकते बेटा, उसके लिए एक अलग डेटाबेस है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। एक डेटाबेस बनाई गई थी जिसमें कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स रखे जाते थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। समझा? सर इसकी मतलब ड्रॉबैक्स क्या हुए हैं सर, वो क्यों नहीं सर? बेटा क्योंकि हर बंदे का नंबर एक तो जो टूल्स थे वो अपडेट होते गए और ज्यादा डाटा आता गया,
जैसे जैसे डाटा आता गया टूल्स अपडेट होते गए, जैसे जैसे टूल्स अपडेट होते गए, एडवांसमेंट आती गई टेक्नोलॉजी में, जो स्ट्रक्चर पिछले साल प्रेडिक्ट किया था वो इस साल रिलायबल नहीं रहा, क्योंकि पिछले साल उसके 5 फोल्ड्स थे, इस साल उसके 50 फोल्ड मौजूद हैं। तो हर बंदे ने फिर अपने प्रिडिक्शन शुरू कर दी, इसलिए वो कामयाब नहीं हो सका था कंसेप्ट। जी बेटा समरा, समरा बेटा आप कुछ कहना चाहते हो? यस सर। सर सेकंड क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि वो कौन सा? आपने क्या असाइनमेंट दिया? आपने कोई एक प्रोटीन नेम, हीमोग्लोबिन, कोई भी प्रोटीन, उसका नाम आपने पहले देखना है नेट से। अगर आपको नहीं किसी प्रोटीन का नेम पता, आपने पीडीबी में से जाके चेक करना है उसका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक या एनएमआर स्ट्रक्चर मौजूद है कि नहीं। अगर उसका स्ट्रक्चर मौजूद है तो आपने उसका एक्सेशन नंबर लिख देना, पीडीबी आईडी। अगर नहीं मौजूद तो आपने एक लाइन में लिख देना इसका स्ट्रक्चर नहीं मौजूद। ठीक है बेटा? यस सर, थैंक यू सर। जी अरूज ज़रा बेटा, अभी भी आपका हाथ ऊपर है, क्या चाहते हो आप? जी नेक्स्ट वन, अस्मा ताज। सर मैंने तो नहीं किया। जी अस्मा ताज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो टूल्स हैं, मतलब ये होमोलॉजी मॉडलिंग के, हमने इन सबके डिफरेंट 10 करने हैं, सबके मिलाकर 10 टूल्स बेटा या एक के 10 टूल्स? एक के 10। ओके सर, ठीक है। एहतशाम लियाकत 16749। जी सर। किधर जनाब, कोई लिफ्ट ही नहीं पूरे लेक्चर के दौरान। सर मैं इधर ही हूँ। समझ आइए? जी सर समझ आइए, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, बाकी मैं यूट्यूब से सुन लूंगा। अच्छा, मैं पूछूं कोई क्वेश्चन? सर अभी ना ही पूछ रहे, बेहतर है। चलें ठीक है जनाब, आपकी बेहतरी के लिए हम बैठे हैं। एनी क्वेश्चन एनीवन? जी सर। नूर है इधर? नूर किधर है यार? नूर आपकी क्लास में था ना? जी सर मेरी क्लास में था। किधर है नूर? सर देखता हूँ क्लास ले रहा है कि नहीं ले रहा। Okay. Anyhow, any question, anyone? Okay. Thank you so much for joining. Please be focused. You're welcome, sir. जहाँ से ना समझ आए YouTube को वहाँ पे रोक कर समझें, Google से पढ़ें, किताबों से पढ़ें। बेटा पढ़ें, इस टाइम को ज़ाया मत करें। शायद आप लोगों को लग रहा है कि ये पेंडेमिक से आपको बड़ा बेनिफिट हुआ है, आप लोग घरों में बैठे हुए हो, आपका बहुत नुकसान हो रहा है। अपना टाइम ज़ाया मत करें, खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें, घरों में रहें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, इस मुल्क का ख्याल रखें। जितना हो सके कोशिश करें बाहर मत जाएं, मास्क इस्तेमाल करें, अपने आप को बचा कर रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को एजुकेट करें और इस बीमारी से बच कर रहें। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखें। थैंक यू सो मच फॉर You're welcome, sir. Thank you so much, sir. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।